हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय हिंदी है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा रीतिकाल के प्रमुख कवि, रीतिकाल का परिचय और रीतिकाल के जो कवि थे उनका वर्गीकरण। इसके विषय में मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। तो जिसने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो जो है ज्ञान गंगा एजुकेशनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं आज हम उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो है केशव दास। इनके विषय में हम जान लेते हैं। तो जो केशव दास जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था और जो उनकी मृत्यु थी वो 1617 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो बुंदेलखंड माना जाता है। इनके पिता का जो नाम था वो पंडित काशीनाथ मिश्र था और इनके जो आश्रयदाता थे यानी कि जिनके आश्रय में ये रहा करते थे वे थे ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत। तो ये ओरछा जो राजा थे इंद्रजीत, उनके आश्रय में रहा करते थे। केशवदास हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी जो आचार्य है वो माने जाते हैं। इनके अनुसार अलंकारों के बिना जो कविता है वो नहीं हो सकती है। तो ये किसने माना है? तो ये केशवदास ने माना है कि अलंकारों के बिना जो है वो कविता नहीं हो सकती है। इस विषय में इन्होंने एक जो है पद भी कहा है कि जदापि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। यानी श्रेष्ठ गुणों से युक्त होने पर भी कविता और बनीता, बनीता मतलब स्त्री जो है, आभूषणों के बिना उनकी क्या होती है, शोभा नहीं होती है। तो ये जो बात है ये इस पद के जरिए केशवदास जी ने कहा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है तो उनके विषय में भी हम देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रथम जो रचना है वो है रसिक प्रिया, जिसका रचना काल कितना माना जाता है? इसका रचना काल 1591 ईस्वी माना जाता है। ये जो रचना है वो केशव दास की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इस रचना का जो विभाजन है 16 प्रकाशों में किया गया है, यानी कि 16 जो भाग होते हैं उनमें इसका क्या किया गया, विभाजन किया गया है। तो उसको क्या कहेंगे, उन 16 जो भाग हैं उनको इसमें 16 प्रकाश कहा गया है। तो यानी कि 16 प्रकाशों में रसिक प्रिया का विभाजन किया गया है। यह जो रचना है वो मूल रूप से रस शास्त्र और नायिका भेद इससे संबंधित ये रचना मानी जाती है। कौन सी? रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया रचना है वो रस शास्त्र से और नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। ये जो रचना है वो संस्कृत के रुद्र भट्ट जो कवि हैं उसके द्वारा लिखित एक रचना है। कौन सी? श्रृंगार तलिक। उसके ऊपर यानी कि उसके आधार पर ये रचित रचना मानी जाती है। कौन सी? ये रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया रचना है वो संस्कृत के जो कवि थे रुद्र भट्ट, उनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो कौन सी? श्रृंगार तिलक है। उसके आधार पर ये रचना मानी जाती है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो दूसरी जो हमें प्रमुख रचना प्राप्त होती है वो है कवि प्रिया, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना माना गया है? जिसका प्रकाशन 1601 ईस्वी माना गया है। यह रचना हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। अगर कोई पूछे कि जो काव्य शास्त्र की सर्वप्रथम रचना कौन सी है तो कवि प्रिया है। इस रचना में मूलतः अलंकारों का अधिक विवेचन किया गया है। इस रचना को भी 16 प्रभावों में विभाजित किया गया था। रसिक जो प्रिय रचना थी उसको 16 प्रकाशों में विभाजित किया गया था और जो कवि प्रिय रचना है इसको 16 प्रभावों में प्रकाशित किया गया है। ये जो रचना है संस्कृत के जो आचार्य थे या कहें कि संस्कृत के जो कवि थे दंडी, उनके द्वारा रचित काव्यदर्श एवं केशव मिश्र के द्वारा रचित अलंकार शेखर, इन रचनाओं पर आधारित ये रचना मानी जाती है। कौन कौन से पर? काव्यदर्श जिसको दंडी ने रचित किया था या दंडी ने जिसकी रचना की थी,
और अलंकार शेखर, जिसकी रचना किसने की थी? केशव मिश्र ने की थी। इन दो रचनाओं पर कवि प्रिया की रचना मानी जाती है। उसके बाद केशव दास द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित काव्य लक्षण भी इसी रचना में लिखा गया है। कौन सा? जदापि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवर्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनीता मित। तो ये जो पद है वो हमें कवि प्रिया जो रचना है केशव दास की, उससे प्राप्त होता है। आगे अगर हम देखें तो अगली जो हमारी रचना है वो रामचंद्रिका रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष भी 1601 ईस्वी माना जाता है। इस रचना में केशव दास के द्वारा रचित राम भक्ति काव्य से संबंधित ये रचना मानी जाती है। जो राम चंद्रिका है, ये केशव दास के द्वारा रचित राम भक्ति काव्य से संबंधित ये रचना मानी जाती है। प्रबंधात्मक महाकाव्य श्रेणी की इस रचना को 39 प्रकाशों में विभाजित किया गया है। ये रचना कैसी है? ये रचना एक प्रबंधात्मक महाकाव्य श्रेणी की रचना जिसको 39 प्रकाशों में विभाजित किया गया है और पुनः इस रचना को दो भागों में विभाजित किया है। तो इसका जो पूर्वार्ध भाग है, यानी कि हम कहे पहले का जो भाग है उसको 20 प्रकाशों में, और जो इसका उत्तरार्ध भाग है उसको 19 प्रकाशों में विभाजित किया गया है। इस रचना में केशव दास के द्वारा अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को छंदों का अजायब घर कह करके पुकारा है। उसके बाद अगर हम अगली रचना के विषय में कहें तो अगली जो इनकी रचनाएं हैं वो वीर सिंह चरित रचना है, जो 1607 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। उसके बाद है रतन बावनी, जिसको भी 1607 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद है जहांगीर जस चंद्रिका, जिसका समय है 1612 ईस्वी। तो ये जो तीन रचनाएं हैं कौन कौन सी? वीर सिंह चरित्र, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिकाएं। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये प्रबंधात्मक श्रेणी की रचनाएं मानी जाती है, और ये तीनों रचनाएं जो है उन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में लिखा है। उसके बाद अगर हम अगली रचना के विषय में कहें तो अगली जो रचना हमें प्राप्त होती है वो होती है विज्ञान गीता, जिसका प्रकाशन वर्ष यानी कि रचना काल अगर हम कहें तो इसका जो रचना काल है वो 1610 ईस्वी है। यह रचना केशव दास की आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक श्रेणी की रचना ये मानी जाती। कौन सी? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता जो रचना है वो आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक श्रेणी की रचना मानी जाती है। यह रचना संस्कृत के जो कवि रहे या आचार्य रहे कृष्ण मिश्र, उन्होंने जिस ग्रंथ की या जिस काव्य की रचना की थी वो थी प्रबोध चंद्रोदय, तो उस पर आधारित ये रचना मानी जाती है। अगली जो रचना है वो है नखशिख रचना। इस रचना में इन्होंने परंपरागत उपमानों का प्रयोग करते हुए नायिका कौन है? राधा है, उसके सौंदर्य का नखशिख वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद जो अगली रचना प्राप्त होती है तो अगली जो रचना है वो है छंदमाला रचना। इस रचना को भी कितने भागों में? इस रचना को भी दो भागों में बांटा गया है। इस रचना के प्रथम भाग में 77 वाणिक छंद का प्रयोग किया गया है, जबकि इसका द्वितीय भाग है उसमें 26 मात्रिक छंद लिखे गए हैं। अन्य विशेष तथ्य, ये हिंदी रीति साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते। कौन? केशव दास। जो केशव दास जी हैं वो हिंदी रीति साहित्य के सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य भी माने जाते हैं। अगर हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं हिंदी रीति साहित्य के, तो वो केशव दास जी हैं। और हिंदी साहित्य के जो सर्वप्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य अगर हम कहें तो वो कौन है? तो वो भी हमारे केशव दास जी हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार ये हिंदी रीति काल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन? केशव दास जी हिंदी रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये हिंदी के रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यानी कि जो रीति काल में जो रीति ग्रंथों की जो परंपरा थी, लिखने की जो परंपरा चली आ रही थी, उसके ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो ये किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, और डॉक्टर नगेंद्र ने इनको माना है।
उसके बाद अगर हम इनके विषय में और जानें तो इनकी रचनाओं में अत्यधिक कलिष्ठ एवं सलिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कह करके पुकारा है। अगर कोई ये प्रश्न पूछा जाए कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशव दास जी को कहा जाता है। और ये किसने कहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, जिसके कारण डॉक्टर बच्चन ने इसको संस्कृत का क्लासिक पंडित भी कह करके पुकारा है। क्यों पुकारा है, क्योंकि इनकी रचनाओं में संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनका अधिक प्रयोग हुआ है, तो इसलिए डॉक्टर बच्चन ने इनको क्या कहा है, संस्कृत का क्लासिक पंडित भी कह करके पुकारा है। ये हिंदी साहित्य के सूरदास व तुलसीदास के बाद तीसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। जैसे कि सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, यानी कि जो सूरदास है वो सूर्य के समान, तुलसी चंद्रमा के समान, और जो केशव दास है वो तारों के समान क्या है, प्रकाशित है। और बाकी जितने भी कवि हैं वो क्या है, जुगनू के समान माने जाते हैं। तो ये इसमें कहा गया है इनके बारे में। रस शास्त्र का विवेचन करते हुए इन्होंने विवाद एवं आदि नामक दो नए संचारी भावों का क्या किया है, इन्होंने प्रतिपादन भी किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे अगले जो कवि आते हैं, महत्वपूर्ण कवि अगर हम कहें, तो वो जो है बिहारी आते हैं। इनका जो जन्म है वो 1595 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी, और इनका जो जन्म स्थान है वो ग्वालियर माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय था, और आश्रयदाता कौन थे, आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह जो है इनके आश्रयदाता माने जाते हैं, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह के ये आश्रय में रहा करते थे। इनकी जो प्रमुख रचना है, तो इनकी प्रमुख एकमात्र रचना कौन सी है, तो वो बिहारी सतसई है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई के, उसके विषय में हम जान लेते हैं। तो इसका जो रचना काल है किसका, बिहारी सतसई का, वो 1662 ईस्वी माना जाता है। ये ब्रिज भाषा की रचना है। इसको दोहा शैली में लिखा गया है, और 713 इसमें पद प्राप्त होते हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 719 दोहे माने जाते हैं। अगर कुल दोहों की बात करें तो 713 है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 719 दोहे माने हैं। और इनकी जो बिहारी जो सतसई रचना है वो किस काव्य श्रेणी की मानी जाती है, तो मुक्तक काव्य की श्रेणी की रचना मानी जाती है। आगे अगर हम विषय के बारे में बात करें कि अन्य विशेष तथ्य बिहारी जी के बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, कि बिहारी सर्वप्रथम 1645 ईस्वी में आमेर यानी कि जयपुर में आए थे। उस समय मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता चौहानी रानी के प्रेम के कारण राजकाज को भूल गए थे। तब इन्होंने निम्नलिखित पद रचकर राजा जयसिंह के पास में भिजवाया था। तो वो कौन सा पद था, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। यानी कि इस काल में न तो फूलों में क्या है, पराग है, और ना ही मधु यानी कि शहद में मिठास है। तो और जो भौरा है वो क्या है, कली में खोया हुआ है, तो उसका क्या हाल होगा। अर्थात ये पद के जरिए बिहारी ने कहा था कि अभी जो रानी है वो नव विवाहिता है, वो अभी कली है, वो अभी फूल नहीं बनी है, और राजा अभी से ही अगर उसमें खोए रहेंगे तो आगे उसका क्या हाल होगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो ये है पद जो लिख करके राजा के पास भेजा था। तो इस पद पर प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने इनको काली पहाड़ी नामक एक जो गांव था वो पुरस्कार के रूप में दिया था, और जो मोहरे हैं वो भी देने का वादा किया था। बिहारी सतसई जो बिहारी की एक महत्वपूर्ण रचना है, उसकी सर्वप्रथम जो टीका है उनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई थी। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक पद के साथ में जो है सवैया जो छंद की रचना भी की थी। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने बिहारी सतसई की जो प्रशंसा है उसको करते हुए, यानी कि बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने क्या लिखा है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष अन्य कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। यानी कि बिहारी सतसई एक ऐसी रचना है जिसके समान में कोई भी पूरे संपूर्ण यूरोप में उसके बराबरी करने वाली कोई रचना नहीं है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई रचना को रसिकों के हृदय का घर भी कह करके पुकारा है। ये किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगर हम आगे देखें तो डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर ने बिहारी सतसई के जो पद है उसको क्या कहा है? शक्कर की रोटी कह करके पुकारा है। पंडित राधाकरण गोस्वामी ने बिहारी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि बिहारी एक ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम है जिसके उदित होते ही सूर्य एवं तुलसी भी आच्छादित हो जाते हैं। तो ये किसने कहा है? ये पंडित राधा करण गोस्वामी जी ने बिहारी की प्रशंसा में कहा है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूरदास, तुलसीदास एवं केसर दास के बाद हिंदी का चौथा रत्न कह करके पुकारा है। किसने कहा? ये लाला भगवान दीन ने बिहारी को कहा है। हिंदी साहित्य के कुछ समय तक देव बड़े या बिहारी ये एक विवाद चला था, जिसके वास्तविक जन्मदाता कौन थे? तो जिसके वास्तविक जन्मदाता मिस्र बंधु कह माने जाते हैं। अगर हम आगे देखें बिहारी के बारे में, तो बिहारी का जो प्रेम संबंधी दृष्टिकोण है वो कैसा माना जाता है? तो वो यथार्थवादी माना जाता है। किसी प्रसंग ने बिहारी सतसई के पदों की प्रशंसा करते हुए उसमें गागर में सागर भर के भरने वाली रचना कह करके पुकारा है। जैसे कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव भरे गंभीर, के जो बिहारी के सतसई के जो दोहे हैं वो एक ऐसे नावक की तीर के समान है जो दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके जो घाव होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं। तो बिहारी हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि हुए जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा का भाव भी प्रकट किया है। स्वयं बिहारी ने बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए एक जगह क्या लिखा है तो जान लेते हैं। करी कमाई सतसई भरी अनेकन स्वाद। तो ये किसने कहा है? बिहारी जी ने स्वयं बिहारी सतसई रचना की प्रशंसा में ये पद लिखा था। उसके बाद अगर हम कहें तो उसके बाद है कि हिंदी साहित्य का जो रीतिकालीन साहित्य है सर्वप्रथम 3 संप्रदायों से प्रभावित माना जाता है। कि जो हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है वो कितने संप्रदाय से प्रभावित है? 3 संप्रदाय से प्रभावित है। तो वो कौन कौन से हैं? अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। इन 3 संप्रदायों से प्रभावित जो हमारा रीतिकालीन जो अगर हम साहित्य कहें तो वो इन 3 संप्रदायों से प्रभावित माना जाता है। लेकिन जो बिहारी जी थे वो ध्वनि संप्रदाय से संबंधित कवि माने जाते हैं। और बिहारी सतसई रचना को फारसी भाषा की जो टीका है, यानी कि बिहारी सतसई की जो टीका लिखी गई थी किसमें? फारसी भाषा में। उसको किसने लिखा था? आनंदी लाल शर्मा के द्वारा फिरंगी सतसई नाम से लिखी गई थी। उसके बाद जो हमारे अगले महत्वपूर्ण कवि आते हैं वो आते हैं कवि भूषण। इनके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1613 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1715 ईस्वी में मानी जाती है। और इनका जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान अगर हम कहें तो ग्राम तकवापुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में भूषण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रतनकार त्रिपाठी था। और आश्रयदाता यानी कि ये से शिवाजी और छत्रसाल, इन 2 राजाओं के आश्रय में ये रहे थे। और जो भूषण की जो उपाधि है, इनको ये उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा इसको प्रदान की गई थी। और डॉक्टर बच्चन के अनुसार ये जो उपाधि है रुद्रशाह सोलंकी के जो पुत्र थे हृदय राम, उनके द्वारा ये जो उपाधि है वो दी गई थी। अगर हम अब आगे देखें तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन सी है? तो इनकी जो सर्वप्रथम प्रमुख रचना मानी जाती है वो शिवराज भूषण मानी जाती है, जिसका रचना काल कितना है? 1673 ईस्वी माना जाता है। तो इस रचना के विषय में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ये जो रचना है ये भूषण के द्वारा रचित अलंकार से संबंधित रचना मानी जाती है। कौन सी? अलंकार से संबंधित ये रचना मानी जाती है। और इस रचना में कुल 105 प्रकार के अलंकारों का विवेचन किया गया। किसमें? शिवराज भूषण रचना में। तथा इनको स्पष्ट करने के लिए 385 पद उदाहरण के रूप में भी लिखे गए हैं। यानी कि 105 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है और अलंकारों को स्पष्ट करने के लिए 385 पद एक उदाहरण के रूप में भी लिखे गए हैं। इस रचना में अलंकारों के लक्षण यानी कि दोहा छंद में, और जो उदाहरण है वो किसमें? सवैया छंद में लिखे गए हैं। ये जो रचना है कौन सी? शिवराज भूषण,
तो शिवराज भूषण जो रचना है आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव के द्वारा रचित चंद्रालोक एवं उनके भाई मतीराम के द्वारा रचित ललित ललाम रचना से प्रभावित ये रचना मानी जाती है। तो कौन सी? शिवराज भूषण ये रचना जो है किस किस से? चंद्रालोक जो एक रचना है और दूसरी ललित ललाम, इन दो रचनाओं से प्रभावित ये रचना मानी जाती है। तो जो भूषण है, कवि भूषण, उनकी और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है शिवा बावनी, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास और छंद्रो हृदय प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं और मानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो ये रचना उनके द्वारा रचित मानी जाती है। कौन सी? छंदो हृदय प्रकाश रचना। परंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये जो रचना है वो मुरलीधर भूषण नामक किसी अन्य विद्वान के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। तो छंदो हृदय प्रकाश रचना अगर रामचंद्र शुक्ल के विषय में अगर हम कहें तो ये जो रचना है वो भूषण के द्वारा रचित मानी जाती है। लेकिन अगर हम डॉक्टर नगेंद्र के विषय में अगर हम कहें कि डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि जो छंदो हृदय प्रकाश रचना है वो मुरलीधर भूषण नामक किसी अन्य कवि के द्वारा रचित मानी जाती है। इनकी एक अन्य रचना अलंकार प्रकाश रचना भी मानी जाती है। उसके बाद इनकी अन्य रचना एक है छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक रचना, ये भी एक मानी जाती है। तो अब हम है जो कवि भूषण है उसके विषय में भी हम जान लेते हैं कि जो कवि भूषण है वो रीति काल के एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपने उदाहरणों में श्रृंगार रस का प्रयोग ना करके वीर रस का प्रयोग इन्होंने किया है। क्या किया है कि जो भूषण कवि हैं वो कौन से ऐसे कवि हैं कि उन्होंने अपने उदाहरण जो रखे हैं अपने पदों को स्पष्ट करने के लिए, उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग ना करके वीर रस का इन्होंने प्रयोग किया है। वीर रस के में उदाहरण लिखने के कारण, वीर रस में उदाहरण लिखने के कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि कह करके पुकारा है। क्यों पुकारा है? क्योंकि इन्होंने अपने पदों को स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण लिखे थे उसमें इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग ना करके वीर रस का प्रयोग किया था, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि कह करके पुकारा है। वो वीरतापूर्ण उदाहरण होने के कारण इनको रीतिकाल का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और इन्होंने केसरदास की तरह कुछ कलिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा की क्या की है? आलोचना भी की है। किसने की है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। इनका एक ये जो पद लिखा गया है ये इनकी एक महत्वपूर्ण कविता है। इंद्र जिमी जम्ब पर, वाडव सुअम्ब पर, रावण सदम्य पर, रघुकुल राज है, पौन वारी वह पर, सिंभु रति नह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिव राज है। यानी ये जो भूषण जी की सर्वप्रथम कविता मानी जाती है। और ये जो कविता है वो भूषण जी ने शिवाजी के प्रशंसा में लिखी थी। और ये जो प्रशंसा में लिखी हुई जो कविता है ये शिवाजी के दरबार में इन्होंने शिवाजी को कितनी बार? 52 बार पढ़ करके सुनाई थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवाजी ने इनको 52 हाथी, 52 गांव और 52 लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे। तो ये जो है हमारी शिवराज भूषण की महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज की हमने जो वीडियो है उसमें हमने 3 महत्वपूर्ण कवियों के विषय में जाना। सबसे पहले था केशवदास, उसके बाद है बिहारी और उसके बाद है भूषण। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिकाल के, उनके विषय में हमने जाना, उनके महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उसके विषय में जाना, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं उसके विषय में भी हमने जाना, और प्रमुख रचनाओं की विशेषताएं क्या है, उसमें क्या क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है, उन सभी के विषय में हमने जाना था।
तो आज का जो हमारा विषय है वो समाप्त होता है। अ, आगे के जो रीतिकाल के महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके विषय में हम अगली जो हमारी वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी इन वीडियो के ज़रिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां जा कर के उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।